नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 9 जनपदों के लिए रवाना किए। वहीं आईसीआईसीआई फाउंडेशन की ओर से राज्य के ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए गए हैं। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर देहरादून स्थित वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सीएम ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पौधों का वितरण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 15 से 20 जुलाई तक चलने वाले हरेला पर्व को लेकर प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो ये महाअभियान शुरू किया गया है, निश्चित रूप से इससे प्रदेश के अंदर 1 लाख के लगभग वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से प्रकृति संरक्षण के लिए ये बहुत ही, मैं कहूँगी, लाभदायक होगा। और आने वाले समय में इससे प्रेरणा लेकर प्रदेश के कोने कोने पर लोग वृक्ष लगाएंगे और हरेला पर्व के लगभग 1 महीने तक ये वृक्ष लगाने का अभियान लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां मुख्यमंत्री पद का भार संभालने के चुनाव में विपक्षी पार्टियों को क्लीन बोल्ड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं मैदान में भी बल्लेबाजी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के पसीने छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीएम पुष्कर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। काली टोपी, भगवा धोती, आत्मविश्वास और ऊर्जा से लबरेज पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें और युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हाईकमान द्वारा सूबे की कमान मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब इसी तरह की एक्टिवनेस धामी की क्रिकेट के मैदान पर भी दिखाई दे रही है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की शानदार बल्लेबाजी का ये नजारा हर किसी को खुशी का एक एहसास करा रहा है। क्रिकेट के मैदान में जिस तरीके से सीएम पुष्कर शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही राज्य के विकास की पिच पर भी सीएम पुष्कर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का आकलन इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सीएम पुष्कर ने पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद ही मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई जिसमें युवाओं को रोजगार समेत कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई। ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 हफ्तों के भीतर की सियासी पारी को आपको भी समझाते हैं। पहली कैबिनेट में युवाओं सहित मनरेगा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। दूसरे दिन नौकरशाही पर विराम लगाते हुए नए मुख्य सचिव किए नियुक्त। विभाग बंटवारे में मंत्रियों को मौका देकर खुद के पास रखे कम विभाग। पुष्कर सरकार ने प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री का किया ऐलान।
प्रदेश में 22,000 से भी ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का लिया फैसला। गेस्ट अध्यापकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का निर्णय। अधिकारियों को 15 अगस्त तक सभी विकास कार्य पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। कुंभ से सीख लेते हुए कोरोना के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को किया स्थगित। कोरोना के चलते सरकारी नौकरी में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 1 साल की दी छूट। 2 हफ्ते के भीतर ही 2 कैबिनेट बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहरहाल राज्य के विकास पथ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बैटिंग कर रहे हैं, उससे ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों को सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड कर बीजेपी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन माध्यम बनकर उभरे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून डेस्क की रिपोर्ट। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में संपन्न हुई, जिसमें 11 प्रस्ताव आए और उनमें से 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। बैठक में और क्या कुछ बिंदु आए और कौन कौन से प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली, इसी को लेकर शासन के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ है। सर, 11 बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है, किस तरह से क्या क्या कौन कौन से ऐसे मेन विषय रहे हैं जिन पर आज चर्चा की गई है? देखिए, एक मेन विषय तो ये था कि जिस तरह से कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए नौजवान कई भर्तियां जो थी वो विज्ञापित की गई, उसके बाद वापस ले ली गई। कई जगह कोविड कर्फ्यू के कारण लोग समय पर अप्लाई नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल ने नौजवानों के भविष्य को देखते हुए 30 जून 2022 तक 1 वर्ष की अवधि जो अधिकतम आयु की सीमा है उसमें बढ़ाने का निर्णय लिया। सर, मेडिकल कॉलेजों में भी पदों पर और जिस तरह से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और देहरादून मेडिकल कॉलेजेस में संचालन में कहीं ना कहीं फैकल्टीज के कम होने के कारण परेशानी आ रही, तो उसके लिए 501 नए पद सृजित करने का निर्णय लेने के साथ साथ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के अंदर एक सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए 44 पदों के सृजन की स्वीकृति देने का निर्णय। कांवड़ यात्रा पर क्या कुछ अपडेट है? कांवड़ यात्रा पे बहुत स्पष्ट हो चुका है कि सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया। धन्यवाद सर न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। तो सुबोध उनियाल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। डोईवाला विधानसभा में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्र से बुल्लावाला गांव तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत नहर और सड़क का शिलान्यास किया गया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और डोईवाला विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से शिलान्यास करके डोईवाला को सौगात दी है। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे। नहर के भूमिगत होने से ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण इस नहर को भूमिगत करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब इस शिलान्यास को किया गया है। .87 से 9.94 राजाजी राष्ट्रीय पार्क से झबरावाला गांव तक सड़क निर्माण हेतु नहर को भूमिगत करने के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 14,41,86,000 रुपये है। ये अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा, सिंचाई होगी और पानी का पूरा उपयोग होगा। जल की रक्षा करने की बात कर रहे हैं कि जल ही जीवन है, वहाँ जल का पूरा उपयोग होना चाहिए। नहर का भूमिगतीकरण होगा और साथ ही सड़क का भी इसमें निर्माण होगा, तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। और जो पानी कई बार इधर उधर फैल जाता है या बह जाता है, तो खेतों को भी पर्याप्त पानी इसके कारण मिलेगा। मैंने साथ ही विभाग के लोगों से कहा है कि आप जब इस नहर को भूमिगत करेंगे तो हम पशुओं का भी ध्यान रखें, जो पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखें। उनके लिए भी यहाँ पर बीच बीच में नहर खुली रहनी चाहिए ताकि वो भी उसमें से पानी ले सकें। कभी इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ने पर, कभी जिन आवश्यकता पड़ते तो हम उस पानी को और लोग भी ले सकें। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सांसद गांव के विकास की समीक्षा की गई।
जिसमें जनपद के सभी विभागों की ओर से अपने विभाग के बजट पर विभागीय कार्यों को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अजय टम्टा ने कहा कि जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली गई है, जिसमें केंद्र की सड़क, विद्युत, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य की समीक्षा कर योजनाओं को धरातल पर ले जाने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषि गंगा, तपोवन और विष्णु घाट पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जहां याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद पर 10,000 की जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि टिहरी निवासी संग्राम सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि रैडी गांव के तपोवन और विष्णु घाट में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा इन प्रोजेक्ट को बंद करते हुए वन विभाग की ओर से जारी की गई अनुमति को निरस्त करते हुए रैडी गांव के लोगों को विस्थापित किया जाए। विष्णु घाट प्रोजेक्ट ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ये PIL फाइल की थी और इसमें इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस को रिवोक करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर की गई थी। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने पिटिशनर के बोनाफाइड्स को जेन्युइन नहीं माना है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जस्ट बाय ए कंप्लेंट ऑफ ए बिजी बॉडी ये इस तरीके से बंद नहीं किए जा सकते और 10,000 रुपये की एक एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाते हुए पिटिशन को डिसमिस किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में किए जा रहे सड़कों का निर्माण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में सड़कों के निर्माण के दौरान मलबा, जंगलों, सड़कों के किनारों, खेतों और नदियों में डाले जाने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सेक्रेटरी PWD, सेक्रेटरी फॉरेस्ट, मुख्य वन संरक्षक, रूरल रोड एजेंसी, उत्तराखंड सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, BRO केंद्र व स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की नोटिस उनको दे दिया है और कोर्ट ने इन सब से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य में जहां भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, पहले तो वो समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जा रहा है और दूसरा ये कंप्लेंट थी इस याचिका में कि उनका मलबा निस्तारण जो है नदी में, जंगलों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि आने वाले समय में आपदा का भी ये कारण बन सकता है। तो इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, BRO और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं PMGSY सेक्शन, सेक्रेटरी PWD और फॉरेस्ट को और साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइंस स्थित सभागार में कावड़ मेले को लेकर बैठक हुई और बैठक SSP सैंथिल अबुदई की अध्यक्षता में की गई। बैठक में हरिद्वार पुलिस ने बॉर्डर पर आने वाले कावड़ियों को रोकने की रणनीति के संबंध में चर्चा की है। हरिद्वार पुलिस के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में SSP ने सभी क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कावड़ मेला स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। कावड़ मेले में शिव भक्तों का हरिद्वार में आवागमन रहता है। सरकार के निर्णय को लेकर बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नियुक्त किया जाएगा और आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त स्थगित आदेश के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कावड़ मेला का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय DG महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी SPs, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी
कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कावड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंध तय करके उसके लिए प्रचार कैसा करना उसी बारे में हमने युवा कांग्रेस ने ऋषिकेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, जहां पेट्रोल के दाम 200 और सरसों के तेल के दाम 200 रुपए तक पहुंच गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स की ओर से मरीज के तीमानदारों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर डॉक्टर्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने बदसलूकी की, ऐसे में इन चिकित्सकों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर पहले धक्का मुक्की करते हैं और गार्ड को फ़ोन करते हैं कि गेट बंद कर दो। तो हमने सोचा एक नॉर्मल लिया, गेट आगे पता नहीं क्यों बंद होगा, लेकिन गेट इसलिए बंद किया हमें वहाँ तक दौड़ाया जाए, फिर हमें मारा जाए। और मैं उमेश प्रधानी स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि जो गेट पर मुझे मारा है उसकी फुटेज ली जाए और उसी फुटेज के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं फुटेज को ही मानूंगा क्योंकि आरोप ज़बरदस्ती के लग रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप फुटेज में हमें देख सकते हैं। और इसलिए वहाँ गुंडा राज चल रहा है। सारा भाबर तराई का ऐसा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन इस तरीके से वहाँ गुंडागर्दी अगर होगी तो ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। दुर्व्यवहार की जो बातें हैं वो तो उजागर लोगों ने करी हैं, कई बारी कंप्लेंट करी कि डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है वहाँ। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनके कारण समझे वो किस दबाव में कार्य कर रहे हैं, कोविड में हो या नहीं हो। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम तरीके से आप देखिए किस प्रकार से मारा है दो बच्चों को, उसके दोनोों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद दूसरे की कैंची लग गई, सर पे 8 टाँके आए। तो ये कौन सी डॉक्टरी सीख रहे हैं, ये क्या कौन सी डॉक्टरी कर पाएंगे? इनमें जब कोई सद्भावना और बेसिक ह्यूमन वैल्यू नहीं है तो किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे? और पुलिस प्रशासन दोनों तरफ से मुकदमे कर रहा है, जबकि इन बच्चों ने एक हाथ भी नहीं मारा है और यही पिटे हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये यहाँ पहाड़ के लोग इसलिए यहाँ पे नहीं रह रहे हैं कि हम लोग पिटेंगे और वो भी बाहर के लोगों से। तो ये बहुत ही गलत व्यवहार है। सुशीला तिवारी और प्रशासन को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डोईवाला में एसडीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों से मास्क लगाए जाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान डोईवाला एसडीएम ने स्थानीय पुलिस को लापरवाही बरतने वाले लोगों और दुकानदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, ताकि कोविड के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। वेव को देखते हुए या कोविड से अपने बचाव के लिए हम लोग मास्क ज़रूर पहने और जो उनकी दुकानों में, उनके प्रतिष्ठानों में जो कस्टमर आते हैं या जो भी ग्राहक आते हैं उसको भी इस बारे में जागरूक करना है कि हम ज़रूर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ताकि जो कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, जिसकी वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी है, उसके संबंध में तभी सबका बचाव हो सकता है यदि हम कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अगर सभी लोग पालन करेंगे। वर्तमान में काफ़ी स्थिति कंट्रोल में है। हमारी जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत बढ़ गया है, कोरोना के केसेस भी कम हो गए हैं। लेकिन जैसा कि हमें स्वास्थ्य विभाग से हमें अनुभव हुआ है कि अभी 3rd लेयर आने वाली है, तीसरी लहर बहुत ही घातक होगी ऐसा जाना जा रहा है। और इसी के बचाव के लिए हमको अपनी जनता से अपील करनी थी, जो कि हमने अभी सभी वेंडर्स को यहाँ पर एक अध्यक्षता में, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हमने यहाँ बैठक बुलाई थी और अपना संदेश दिया है कि हमें कोरोना से बहुत सचेत रह के रहना है। सैनिक जागृति अभियान की शुरुआत के बाद समाज के कई लोगों दर्ज हुए मुकदमों को लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान सैनी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सैनी समाज की एकजुटता को बता नहीं पा रही है, इसलिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री 1 हफ्ते के भीतर मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
समाज के साथियों ने ऑल इंडिया सैनिक सभा के तत्वाधान में एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया था वीरपुर गांव में। वो साथी बुलाए गए थे, उस पर हम समाज के उत्थान के लिए उसके वार्ता होनी थी उसमें, लेकिन उसके वार्ता के बाद वहाँ हमारे लोगों पर मुकदमा कायम कराने का काम किया गया। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं ये सामाजिक कार्यक्रम था, रोज रात के कार्यक्रम में भीड़ हो रही है, तब आपका सोशल डिस्टेंसिंग क्या ना वो सब चीज़ें कहाँ चली गई थी। मुख्यमंत्री जी आए, हर के पौड़े में मार मुक्का घाटी थी। अभी क्या ना कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ तो उसमें क्या ना सुभाष गार्ड पर दुनिया भर की भीड़ थी, आम पार्टी कार्यकर्ता को दुनिया भर की भीड़ थी। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों की रुद्रप्रयाग स्थित ऊटी मठ में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल तीर्थ पुरोहितों के प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे बीजेपी नेता पंकज भट्ट को पुरोहितों की ही आक्रोश का सामना करना पड़ा। भीड़ ने बीजेपी नेता को घेर लिया और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए हाथापाई की गई। तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि पंकज भट्ट उन्हें एक 3 मंजिला मकान के छत पर चढ़कर अपनी जान बचाकर भागना गया। धाम के तीर्थ पुरोहित एवं स्थानीय लोगों ने जो है देवस्थानम बोर्ड के विरोध में एक महारैली का आयोजन किया, जिसमें कि सारी घाटी के लोग एक होकर के इस देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध किया। इसी सापेक्ष हमने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया है। यदि शासन प्रशासन मान देगी तो ठीक है, और यदि नहीं मानेगी तो इसके बाद जो हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और चारों धाम में ये उग्र आंदोलन होगा। देवस्थानम बोर्ड जैसा ये काला कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा तीर्थ पुरोहितों ही नहीं बल्कि संपूर्ण जितने भी हमारे चारों धाम हैं उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। लगातार तीर्थ पुरोहित सड़कों पर आंदोलनरत है और आज भी इसी क्रम में गुप्तकाशी में और उखीमठ तहसील में जुलूस के विशाल जुलूस प्रदर्शन के साथ आंदोलन किया गया और जो है उप जिलाधिकारी महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता पर थोपा गया देवस्थान बोर्ड, जिसका हम लोग 2 साल से विरोध कर रहे हैं। आज एक बार फिर उसके विरोध में हमारा गुप्तकाशी और उखीमठ तहसील में विशाल जुलूस निकला। इसमें यहाँ का जो प्रधान संगठन है, जिला पंचायत, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मजदूर संघ है एवं समस्त पुरोहितों के साथ ही मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया है। मेरी एक बार राज्य सरकार से पुनः यही अपील है, आप लोग एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करें और इस भंग को जल्द से जल्द इस भंग को खंडित करें। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का उद्घाटन 1 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत की ओर से 100 कमरों का इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण किया गया, जिससे एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। 28 लाख का पानी का और एक ट्रांसफार्मर लगाने का, बिजली का ट्रांसफार्मर वहां लगेगा तभी ना वो चलेगी मोटर। तो ये सबका एस्टिमेट उन्होंने 28 लाख बताया था, तो हमने पूर्ण कर देगा। मैं नहीं, इसके लिए हाँ करेक्ट, बड़ी अच्छी बात आप लोगों ने पूछा। हम विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किए कि मानवर आपकी सरकार है और गरीबों के लिए बनाया गया था, गरीबों को दिया जाए, आप इसे निःशुल्क करवा दीजिए। ये बात लेकर के मैं शहरी विकास मंत्री के पास भी गया और शहरी विकास मंत्री जी ने इसको बड़ा मैंने महत्व दिया इस बात को, और उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं कि गरीबों को निःशुल्क वितरण किया। खानपुर के लंडोरा पुलिस ने एक स्मैक तस्कर जमशेद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की तलाशी लेने पर पुलिस को 12 ग्राम स्मैक के साथ 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने लंडोरा पुलिस को बताया कि वह स्मैक लक्सर से खरीद कर लाया करता था, जिसको वह एक व्यक्ति को बेचा करता था। कल की बात है, कल एक व्यक्ति जो है दिन में जो है एक तमंचा और 11 ग्राम के आसपास स्मैक में पकड़ा गया है लंडोरा क्षेत्र में, और वो अवैध जो है स्मैक का कारोबार करता है और उस संबंध में मुकदमा मंगलौर में दर्ज कराया गया है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, इसमें विशेष रूप से जो है सभी पुलिस वालों को निर्देश है, इसमें पता रसी सुराग रसी जो भी सूचनाएं मिल रही है उन पर त्वरित कार्रवाई। रामनगर में सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रीति
प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार रामनगर के क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी के निर्देश और प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। रात को हमें सूचना मिली कि कुछ लोग सट्टा जुआ का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को मौके से पर्ची, पैसे और जुए का और इस संबंध में कोतवाली रामनगर में 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है और चारों अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी यदि हमें अवैध सट्टा, जुआ और नशीले पदार्थों की बिक्री के संबंध में जानकारी मिलेगी, उस पर तत्काल सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।